हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध संघर्ष खत्म होने वाला है। इसको लेकर के बातचीत हो रही है और ट्विटर पर लगातार पोस्ट वगैरह भी सर्कुलेट हो रहे हैं। तो क्या चीजें हैं, कैसे काम करेंगी या क्या हुआ है आखिरकार, और अगर शांति स्थापित होती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चर्चा का विषय है वो है ईरान की 3 मांगे। तो ईरान ने 3 मांगे सामने रखी है कि अगर शांति स्थापित होती है तो इन शर्तों पर होगी, अदरवाइज हम शांति स्थापित नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि युद्ध विराम की सुगबुगाहट के साथ साथ यहाँ पर तेल भू राजनीति पर बड़ा खेल हो रहा। देख ही रहे तेल गैस को लेकर के लोग एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसके पीछे पागल हो रहे हैं। इंडिया में, दुनिया में वॉर चल रहा, लोग मर रहे हैं और यहाँ पर लोग सिलेंडर के पीछे पागल हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स देखिए आप लोग जो है यहाँ पर छपे हुए हैं अलग अलग जगहों पर कि शायद जो है कुछ चीजें हैं, कंडीशंस रखी गई हैं, अगर वो मानी जाएंगी तो ईरान यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। ये चर्चा है, सारी चीजें हैं कि प्रमुख जो है पिछले 13 दिनों से ये विवाद चल रहा है। एशिया में, पश्चिम एशिया में ईरान हो गया, अमेरिका और इजराइल के बीच वॉर है, सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने उन जगहों पर भी हमला किया जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए थे। अब किसी जगह पर जब हमला करते हैं तो उस जगह पर जहां पर हमला किया गया है वो किस देश में है, उस देश को भी हम सम्मिलित करते हैं। तो जो देश है जहां पर सैन्य बेस बना था उन्होंने अपनी जो है सॉवरेनिटी के खिलाफ माना और यहाँ पर माना कि भाई हम पर ये हमला कर रहे हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे देशों ने, यूएई हो गया, सऊदी अरब बेचारे परेशान हो करके बातचीत कर रहे हैं कि भाई युद्ध को कैसे संभाला जाए, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा है। पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं सारी ही तेल अर्थव्यवस्था वाली देश हैं और सबकी अर्थव्यवस्था डगमगाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो है बहुत सारी जगहों पर हमले वगैरह किए गए हैं जिसकी वजह से वहां पर भी नुकसान हो रहा है। तो इस संघर्ष का प्रभाव केवल सैन्य व राजनीतिक नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता पर भी लगातार प्रभाव डाल रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे बीच इन 13 दिनों में पहली बार ईरान ने यहाँ पर बोला है कि हम क्या है शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। ये डायरेक्टली नहीं बोला गया है। तो क्या लिखा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए कुछ शर्तें स्पष्ट तौर पर रखी हुई है। अब ये 3 शर्तें क्या हैं हम ये समझेंगे। पेजेस्कियन ने यहाँ पर बोला है कि ग्लोबल ऑर्डर विल बी सेकंड इफ यूएस इजराइल, मतलब बोला गया कि अगर इन चीजों को नहीं माना जाएगा तो भाई हम जो है और भी चीजों को खतरनाक करेंगे। अब जो बात है कि किससे बात की है, ऐसे होता है ना, घर पे पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पत्नी या पति घर के किसी दूसरे मेंबर से बात करता है कि अगर मेरी ये बातें मान ली जाए तो मैं उनसे समझौता करने को तैयार हूँ। तो वैसे भी कुछ यहाँ पर है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या है, देखो रसिया और पाकिस्तान से, उन्होंने बताया कि हम रसिया और पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं कि अगर हमारी इन बातों पर सहमति हो जाए तो हम इस युद्ध को रोक देंगे। ठीक है, ये आपको ये समझना है, बोला है कि रोक देंगे। देखो लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पे पोस्ट भी किया गया है, युद्ध समाप्त को लेकर बातचीत की गई है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख शर्तें। 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यहाँ पर है ईरान के कानूनी अधिकारों की मान्यता। तो कानूनी अधिकार जब भी आएंगे तो 2 चीजें बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाता है परमाणु कार्यक्रम, दूसरा है क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता। इन्होंने बोला है कि लंबे समय से यह दावा करता रहा है ईरान कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, तो शांतिपूर्ण रखिए और हम पर जो है अंतरराष्ट्रीय और कानूनी अधिकारों को मान्यता हमें दी जानी चाहिए। मतलब बोले कि भाई जो हम कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उनको मान्यता दी जाए और जो चीजें हमारी हैं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इसको मान्यता दीजिए, क्षेत्रीय सुरक्षा संप्रभुता को मान्यता दीजिए, युद्ध में हुए भारी नुकसान की भरपाई की जाए। भाई इतनी बड़ी चीजें जो है भरपाई करने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर विवाद हो सकता है। बोला है सैन्य ठिकानों का जो भी नुकसान हो भरपाई कीजिए, ऊर्जा संरचना, बंदरगाह है, औद्योगिक क्षेत्र, नागरिक संपत्ति, जितना भी नुकसान हुआ सबकी भरपाई अगर की जाए। लेकिन बोला जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर सहमति बनना काफी जटिल माना जा रहा है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त यहाँ पर यह है कि भविष्य में हमले ना होने की अंतरराष्ट्रीय गारंटी। बोला है कि भाई ना तो यूएस और ना ही इजराइल कल को हम पे हमला करेंगे, अगर ये आप गारंटी लेते हो तो हम यहाँ पर युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार का सैन्य आक्रमण नहीं, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होगा और अंतरराष्ट्रीय शक्तियां इसकी गारंटी देंगी बड़ी बढ़िया, तब जो है हम यहाँ पर मानेंगे कि ठीक है, ओके डन, अब हम जो है चीजों को रोक देते हैं।
रूस और पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत इन्होंने की है, ये सारा इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है, आप पढ़ सकते हो। टॉकिंग टू द लीडर्स ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान, आई रीअफर्म्ड Iran's commitment to peace in the region. The only way to end this war ignited by the Zionist regime and US. तो Zionist मतलब समझ रहे हैं ना, Israel और US is recognizing Iran's legitimate rights, payment of reparation and firm isn't guarantees against future aggression। वही सारा है कि भाई फ्यूचर को लेकर के बातचीत की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा, देखो ईरान बात कर रहा है कि क्षेत्रीय शांति को हम बढ़ावा देंगे, अलग देशों से बात की है। कूटनीतिक समाधान तलाशने की बात की गई है। संघर्ष को व्यापक युद्ध में बदलने से रोकने की भी बात की जा रही है। अलग अलग देशों से बात करके ये चीज़ों को सॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर ईरान से पूछा जाए कि जो ये युद्ध हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ईरान से पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा कि मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने युद्ध शुरू नहीं किया है। इजराइल और यूएसए ने हम पे हमला किया और उसके बदले हमने जवाबी या कह सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस वॉर लड़ा है। और ये बोल भी रहा है ईरान यहाँ पर कि यह युद्ध यहूदी शासन इजराइल और अमेरिका की ओर से शुरू किया गया था, इसे समाप्त करने का एकमात्र तरीका है ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना, भविष्य में हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना। तो यह जो बयान है वो दर्शाता है कि इस संघर्ष को रक्षात्मक युद्ध के तौर पर देखा है ईरान ने, खुद को जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अब बात करते हैं तेल के खेल में ईरान की जो है नई रणनीति क्या है, नहले पर दहला। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि देखो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि अगर युद्ध जारी रहता है और मेरी जो भी तेल की जो भी जगह है, जो भी बंदरगाह वगैरह है, उस पर अगर हमला जारी रहता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इजराइल और यूएसए को टारगेट करूंगा। उस रीजन में जितने भी तेल बंदरगाह या तेल से जुड़ी संरचनाएं हैं उन सबको नष्ट कर दूंगा। समझ रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं कि भाई हम सबको अगर नष्ट कर देंगे, अगर हमारे पोर्ट और डॉक को खतरा होता है तो इस क्षेत्र के सभी पोर्ट्स और डॉक को वास्तविक जो है इनके लक्ष्य होने वाले हैं। हम तो डूबेंगे, तुमको भी डूब क्या बोलते हैं, तुमको भी ले डूबेंगे सनम वाली जो अवधारणा है वो यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठ रही है कि हम अकेले यहाँ पर तेल की अर्थव्यवस्था नहीं डुबाएंगे, तुमको भी साथ में लेकर डुबाएंगे, कहीं से तेल मिलेगा ही नहीं। अब इसका दुष्परिणाम समझ रहे हो, अभी तो तेल कम से कम आ रहा है, गैस आ रही है कहीं से घूम घाम करके, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूर्णतः बंद हो जाएगा। ये बड़ा सैन्य ऑपरेशन की चेतावनी दी है कि अगर सब नहीं रोका गया तो ईरान के समुद्री मार्गों को अगर बाधित कर सकता है चीजों को लेकर के, खाड़ी देश के तेल निर्यात को प्रभावित करेगा, सारे जितने बंदरगाह हैं सबको बाधित कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के आप देख ही रहे क्या हो रहा है, बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से चीजों को जो है लाने और ले जाने में समस्या हो रही है। ये रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक जो है गल्फ ऑफ ओमान और जो है गल्फ ऑफ पर्सिया को जोड़ती है। यहाँ पर जो है अरेबियन सी आप रखिएगा, यहाँ पर ओमान है और यहाँ पर ईरान है। अलग अलग कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई है। ये कतर हो गया, यहाँ पर बहरीन छोटू सा है, ये यूएई हो गया, ओमान हो गया और ये रहा ईरान। तो जो भारत के टोटल इस पूरे इलाके से जो ट्रेड होता है वो लगभग 147.7 बिलियन डॉलर्स का होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में हम यूएई के साथ करते हैं। बाकी हम यहाँ पर लगभग शायद 100 बिलियन डॉलर्स इसके साथ है, 40 बिलियन डॉलर्स इसके साथ हम ट्रेड करते हैं, बाकी अलग अलग देशों के साथ भी करते हैं। तो ये सारा समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो 20% दुनिया का जो भी तेल का आयात कह सकते हैं यहाँ से जो जाता है यहीं से जाता है। और हॉर्मुज जो जलडमरू है वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग समझा जाता है। यहाँ से जापान हो गया, चीन हो गया और भारत को तेल जाता है। भारत की बात करें तो लगभग 80 से 85% तेल और गैस हम यहीं से खरीद के लेके आते हैं। इसी वजह से लोग सिलेंडर लेकर के आपको सड़कों में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है दुनिया बाद में खत्म होगी, सिलेंडर पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले सिलेंडर को सुरक्षित कर लो। खाड़ी देशों में यहाँ पर कौन कौन से तेल निर्यातक देश आ जाएंगे, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, कतर है, इराक है। अब एक प्रश्न जो मेरा आप लोगों के लिए है, जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, तो भारत किस से कितना तेल आयात करता है, आपको जो है बढ़ते से छोटे मतलब जो है ज्यादा से कम के क्रम में यहाँ पर जो है
सजाना है, ऐसे तो प्रश्न आता है ना एग्जाम में, सजाइए, तो क्रम रखना है कि भाई इससे जो है इतना तेल आयात करता है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। ये आपको करना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। बाकी हमने ऑलरेडी समझ लिया है सारा, ये सारा है वैश्विक स्तर पर संभावित प्रभाव क्या होंगे। अब तो आंख बंद करके इतने आर्टिकल्स पढ़ लिए कि समझना चाहिए कि क्या होगा। पहली बात तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, आपूर्ति बाधित हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, खाद्य पदार्थों में महंगाई, जितनी भी चीजें हैं, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, आप देख रहे हैं सिलेंडर को लेकर क्या क्या हालत हो रही है। इसके अलावा जो है बहुत सारे देशों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, गाड़ियां नहीं चलेंगी तो पेट्रोल डीजल खत्म ही नहीं होगा। तो अलग अलग प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, अगर ये युद्ध यहाँ पर नहीं रुकता है, समझिए कि और भी जो है क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो यहाँ पर आने लग जाएंगी। अभी हमने देखा था कि साइप्रस में एक ड्रोन पाया गया जो लेबनान से होते हुए ईरान का था, वहां पे मिला। जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये तो जो है रसिया की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो एक डर सताया लोगों को, ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी बड़ी शक्तियां भी सम्मिलित हो जाए। तो अभी छोटा युद्ध है, छोटे स्तर पर है। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल, ईरान खाड़ी से क्षेत्रीय जो है मिलिशिया समूह सम्मिलित हुआ है। कल को चीन भी आ जाए, रसिया आ जाए, और भी बड़ी शक्तियां अगर आ जाए तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये यहाँ पर सारा बताया गया है। निष्कर्ष यहाँ पर यही है कि यह युद्ध अगर संघर्ष जारी रहा तो बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होगा, व्यापार, भू राजनीति और भी चीजों का। ईरान द्वारा युद्ध विराम के लिए रखी गई शर्त यह संकेत देती है कि वह कूटनीतिक समाधान के लिए रेडी है, एटलीस्ट रेडी है। आने वाले दिनों में यह देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान की बातों को मान करके इस संधि को जो है आगे बढ़ाएंगे और चीजों को वैसे रखेंगे जैसे ईरान चाहता है, या कोई जो है समाधान निकलेगा ही नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए और इजराइल इस बात को मान जाएंगे? मान लो एक बार को यूएसए मान भी जाता है तो क्या वो इजराइल को मना पाएगा इस बात को मानने के लिए कि चलो ईरान ने शर्तें रखी हैं, मान लेते हैं? आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि भारत किस देश से कितना तेल आयात करता है, आपको घटते क्रम में सजाना है और कमेंट बॉक्स में पिन करना है। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।